वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं डॉक्टर अमित वत्स इतिहास प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला 2 लेकर आए हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आगामी परीक्षा जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की होने वाली है, उसी सिलसिले में एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार ने सभी विषयों की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। और उसी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के तहत इतिहास विषय, सामाजिक विज्ञान के एक पार्ट और पीजीटी में इतिहास विषय और हायर एजुकेशन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है। तो हमने पहली श्रृंखला जो दी थी उसमें आपको 20 प्रश्नों का डेमो क्लासेस के रूप में दिया था कि हम कैसे, किस स्तर के प्रश्न जो है एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं परीक्षा में, और किस तरीके से हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में व्याख्या आपको मिलेगी, उसकी एक छोटी सी झलक हमने दिखाई थी। आज उसी कड़ी में हम मेडिवल हिस्ट्री के 20 प्रश्न को लेके आए। आज के प्रश्नों की प्रकृति हमारी एकदम सरल है और एकदम सीधे वाले प्रश्न। हमने बताया 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो सरल और तथ्यात्मक रहते हैं, कुछ विश्लेषणात्मक प्रकृति के होते हैं, और कुछ जो दोनों के बीच के मध्य के रहते हैं। उन्हीं तरीके के प्रश्न आयोगों को होते हैं। ये जो प्रश्न हम आपको रख रहे हैं, ये सब आयोग के फॉर्मेट पर पूरी तरीके से मानक पर खरे उतरने वाले प्रश्न हैं। और हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं कि जब आप हमारी पूरी प्रश्न सेट की श्रृंखला को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं हिस्ट्री में, वो अपने आप समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जब हम व्याख्या इसकी करेंगे, जो हमारे मित्र पहले से पढ़ चुके हैं इतिहास, उनके लिए ये रिवीजन की क्लासेस के रूप में भी होगा। फास्ट ट्रैक के तरीके से आप रिवीजन भी कर सकते हैं क्रैश कोर्स के रूप में। और आपको हम 40 प्रश्नों की न्यूनतम और मैक्सिमम 60 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज श्रृंखला से लेके आएंगे। चलिए, आज ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज हम लोगों का एक और भी प्रोग्राम है सामाजिक विज्ञान विषय से सभी छात्रों के लिए चाय पे चर्चा की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज पहले प्रश्न को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत में जैसे अरबों के आक्रमण के शुरुआत होती है, तुर्क जब आते हैं, वहीं से 8वीं शताब्दी के बाद से भारत में मालाबार तट पर पहली बार मुस्लिमों के व्यापारियों के रूप में आगमन हुआ। फिर उसके बाद से जो है यहाँ की समृद्धि की जब चर्चा हुई, तो पहली बार जो है प्रश्न जो आपका है पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया। देखिए, भारत में मुस्लिम आक्रमण की जब बात की जाती है, तो सबसे पहले जैसे हम शुरू करते हैं, देखिए आपको पूरी तरीके से याद हो कि ये प्रश्न पूछा रहा है कि किसने किया, मुस्लिम आक्रमण किसने किया। ठीक, पहला आक्रमण। तो पहला आक्रमण जो किया कि ये जो अगर आप देखेंगे इसमें, ये आपका जो है आंसर आपका ये कि आक्रमण किया इसने, लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। आक्रमण ये जो है असफल रहा। फिर उसके बाद इदैक, इसने भी आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण भी असफल रहा। तब जाकर के 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम नाम में उन्होंने आक्रमण किया था। ये कहानी मिलती है। क्रम से जब आप चीजों को देखते हैं तो प्रश्न के, देखिए यहाँ हमने इस प्रश्न को रखा, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन अमूमन ऐसे ही प्रश्न गलती करते हैं आपसे परीक्षा में। आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण, अब आपको ध्यान है, आपको मोहम्मद बिन कासिम चर्चित नाम है, 712 चर्चित सन है, और आपको दाहिर के ऊपर आक्रमण चर्चित याद है सब आपको। दाहिर है, ये दाहिर ये चर्चित है, सब याद है आपको। आप जरा सा भी सोचते नहीं प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। और ये जो मैं डेमो लेके आ रहा हूं, इसीलिए लेके आ रहा हूं कि आप प्रश्न को कैसे परीक्षा हाल में सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने से बचेंगे, गलतियां कम से कम हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा आप सरल प्रश्नों के आंसर को सही करें, या जो आपने पढ़ा है उसमें से गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि आप प्रश्नों को बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन करें, उसका 1 से 2 बार जहां तक जरा सा भी डाउट हो और उसको पढ़ें, क्योंकि सरल प्रश्नों की प्रकृति को बचाना आप बचा ले गए तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। होता क्या है, अमूमन आप 1-2 प्रश्नों से बाहर रहते हैं या 2-3 प्रश्नों के रेंज में आप बने रहते हैं, तो आप एकदम जो है भीड़ में शामिल रहते हैं। और वो भीड़ में शामिल होने के बाद जब अपने बुकलेट का मूल्यांकन करते हैं, तो समस्या आप देखते हैं कि आपने 4-5 ऐसे सरल प्रश्न गलत कर दिए जो अमूमन कोई ऐसा सफल विद्यार्थी नहीं है जो गलत करता हो। तो आपको उन्हीं 4-5 प्रश्नों को बचाना है। तो उन 5 प्रश्नों को आप बचा लेंगे, तो जहां भीड़ से आप 5 प्रश्न अलग दिखाई देंगे, तो टीजीटी में तो अब तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो 100% आप रैंक में भी अच्छे दिखाई देंगे। इसीलिए हमने इस प्रश्न को रखा। प्रश्न बेटा बिल्कुल आसान था, लेकिन आसान प्रश्न को भी किस तरीके से आप गलत करते हैं, बस शब्द क्या पकड़ना है। प्रथम आक्रमण किसने किया, ये नहीं पूछा कि किस आक्रमणकारी ने विजय प्राप्त किया। तो आक्रमण तो इसने ही किया था, उबैदुल्लाह ने, फिर बुदैल ने भी किया था, लेकिन ये दोनों आक्रमणकारी पराजित हो गए थे। तो जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, 3 बार 4 बार परीक्षा दिए, बार फेल हो रहे हैं, तो कौन आपको याद करेगा? याद आपको वही करेगा जो आपको सिलेक्शन पा जाएगा। तो ये सिलेक्शन वाला है, इसने ही सफलता प्राप्त की, इसलिए इसको हम याद करते हैं, इसने इतिहास रचा।
एक गाना है ना कि हम इतिहास रचेंगे, तो ये इतिहास रच दिया भारत में मुस्लिम आक्रमण के विजेता के रूप में, इसलिए इसको याद किया जाता है। और यही गलती हो जाती है, आपसे पूछा जा रहा है किसने किया, ये नहीं पूछा जा रहा कौन सफल हुआ। ठीक है मित्रों, इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आ रहा है स्क्रीन पर, जैसे ये चोल वंश का प्रश्न, देखिए हम आज भी वही सिलेबस के आधार पर लेके आए हैं इसको। चोल वंश, चोल वंश अगर आप देखें तो जहां प्राचीन काल में चोल चेर पांड दक्षिण में आपको संगम काल में दिखाई दे रहे थे, उन चोल वंश से इन शासकों का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मध्यकाल के इतिहास को आप देखें तो तीन प्रमुख जो है राजवंश वहां पूरे भारत में चर्चित है। एक चोल वंश है, बहमनी राजवंश है और विजयनगर राजवंश है। इन चारों से प्रश्न, तीनों से प्रश्न आते हैं। तो चोल वंश का इतिहास, ज्यादातर राजनीतिक इतिहास जानते हैं आप, लेकिन प्रश्न पूछता है वहां से राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम चोल है, उत्तम चोल और विजयालय, ये शुरुआत के चार लोगों को छोड़ दिए तो सीधे सीधे वहां प्रशासन से प्रश्न पूछा जाता है और वहां की आर्थिक गतिविधियों, धार्मिक गतिविधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मंदिरों के लिए द्रविड़ शैली का जो पल्लव के समय में शुरुआत हुई थी तो उसका विस्तार और ये सब चीजों ने किया। तो प्रश्न यहाँ चोल वंश इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, हमने इसलिए सिंपल सा प्रश्न रख दिया कि आपको सिंपल से कठिन की तरफ प्रश्नों की तरफ बढ़ लेके चलेंगे हम। प्रश्नोत्तरी जैसे पद्धति जो होती है आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, तो हम इसी पद्धति से लेके चलेंगे, आपको निगमन पद्धति के अनुसार लेके चलेंगे ताकि सरल से कठिन की तरफ हम आगे बढ़े। ठीक, तो ये पूछ रहा है चोल वंश प्रसिद्ध है। देखिए चोल वंश अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध क्योंकि यहाँ प्रत्येक जो ग्रामीण इकाइयां थी उनको कुछ स्वायत्ता मिली हुई थी, उनको कुछ स्वायत्ता मिली हुई थी। और इसका चुनाव जो है लॉटरी सिस्टम के द्वारा होता था। कोई भी व्यक्ति जो है इसमें एक भूमिका में निर्धारित आय का मान होता कि उस आय के आधार पर जो होगा वो सदस्य बनेगा। अर्थात ग्राम प्रधान जिसको आप आज कह रहे हैं ग्राम प्रधान, इस ग्राम प्रधान के लक्षण चोल वंश में दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम तुलना करेंगे डिटेल क्लास में तो आपको बताएंगे वास्तविक चोल वंश क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला का वाहक था, तो वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का वाहक नहीं था। लेकिन आप उस समय की परिस्थितियों को देखिए, उस समय चोल वंश का यह ग्रामीण प्रशासन का मॉडल, वो आज के संदर्भ में लोकतांत्रिक भले न रहा हो लेकिन उसके संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्षण, बीज वहां दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे इतिहास के विषय के प्रश्नों के रूप में तो चोल वंश से हर परीक्षा में प्रश्न जरूर रहता है, निश्चित रहता है। और चोल वंश के ही राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, इसी वंश के मलय द्वीप प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की, तो दक्षिण भारत से लेकर के ये उधर जाने वाले राजाओं में शामिल किए, इसलिए जो है दक्षिण पूर्व एशिया में इनका विस्तार किया। इसलिए इस वंश के इतिहास को जानना जरूरी है और हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको जो है इस चैप्टर से रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुर्की लोग किस वंश के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आ गए? देखिए तुर्की जो है, तुर्क जो है इन इस्लामिक देश आज है, लेकिन प्रारंभ में तुर्क इस्लामिक देश नहीं था। एक विशेष वंश के संपर्क में, इसका कहानी हम आपको डिटेल चर्चा करेंगे जब भारत में इस्लाम के आगमन की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वहां की कबायली जो छोटे छोटे कबायली जनजातियां थी और अरब व्यापारी जो जाते थे तो उनको ये लूट लेते थे, और लूटने के बाद जो है तो ये हुआ किस तरीके से तुर्कों ने इस्लाम धर्म को कबूल, तो वही मक्का मदीना हजरत मोहम्मद साहब ने जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए सबको जो है भाईचारे एक क्रिया एकता, इसीलिए इस्लाम धर्म में समानता की बात की जाती है। तो वो व्यापारिक परिस्थितियां जो थी उस समय की उनको एक करने के लिए, नहीं तो वही आक्रमणकारी होते, तो उसने कैसे किया, तो वही प्रश्न यहाँ से वही थीम है, हम थीम से प्रश्न को निकाल रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आपको 1 से 2 इस समय परीक्षा में आ रहे हैं। तो हम इसकी पूरी डिटेल कहानी आपको अपने क्लास में बताएंगे। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कैसे विस्तार हुआ, कैसे जनजातियों को उन्होंने जोड़ा, सभी जनजातियों की पहचान को समाप्त करके इस्लाम पहचान कर दिया। और इस्लाम की एक खास आदत है कि इस्लाम जहां जहां भी विश्व में गया, जैसे आज आप देख रहे हैं ईरान इराक देख रहे हैं, ईरान इराक में जरथुस्त्र वंश था, वहां मेसोपोटामिया, ये हम्मुराबी, ये अलग उसकी संस्कृति थी, सब समाप्त हो गई। आज सिर्फ इस्लाम का वहां जलवा है। तो इस्लाम की एक खासियत है, जहां जहां वो गए वहां धीरे धीरे सबको समाप्त करके इस्लाम का वर्चस्व कर दिया। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से समन्वय कर ली और दोनों का अस्तित्व यहाँ बरकरार है। नहीं तो इस्लाम का ये इस्ताद, इसलिए मेंस की परीक्षा अगर आप दिए होंगे तो वहां यूपीपीएससी में इस पर प्रश्न भी पूछे गए थे। तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए हायर एजुकेशन में यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। लगातार 2-3 परीक्षाओं में हमने देखा कि इस चैप्टर से प्रश्न रखे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न को भी हमने मॉडल के रूप में रखा है और इस प्रश्न के साथ आपको ये संकेत कर रहे हैं कि हम इस्लाम का उदय के चारों वंशों को बताएंगे और खलीफाओं के इतिहास को बताएंगे और भारत में किस प्रकार से इस्लाम की पद्धति की शुरुआत होती है उसकी भी चर्चा हम डिटेल क्लास में आपको करेंगे। तो यहाँ आपका आंसर है उमैया वंश, वहां आपका आंसर है उमैया वंश।
ये बगदाद में थे, ये बगदाद में थे, ये तुर्की ऑटोमन। इन्हीं के समय फिर 1924 में जो कमाल पाशा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ और फिर खलीफा का जो पद ही समाप्त कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, गुलाम का गुलाम के रूप में पहचान थी, गुलाम का गुलाम के रूप में कह रहा। देखिए, भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, तो ऐबक ने लाहौर से शासन किया, फिर इल्तुतमिश आया, तो ऐबक, उसके पहले महमूद गजनवी गोरी, ये आक्रमणकारी थे, उन्हीं के गोरी के उत्तराधिकार के रूप में ऐबक और इल्तुतमिश। ये गुलामों का गुलाम बदल। देखिए, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में वो खिलजियों में, तो तुर्कों में वहां एक विशेषता थी, वो गुलामों को खरीदते थे और उनकी योग्यता के अनुसार उनको आगे बढ़ाते थे। तो इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था और ऐबक खुद एक गुलाम था। तो एक गुलाम का गुलाम, ऐबक क्या है, गुलाम है, और उसने इल्तुतमिश को गुलाम बनाया, तो गुलाम का गुलाम हो गया। इसलिए ये ऐसे प्रश्न आपको कभी कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए डाले जाते हैं। मेरा उद्देश्य आज की क्लास का मध्यकालीन का है कि हमने एनसीईआरटी में थोड़ा कठिन प्रश्नों को रखा था, विश्लेषणात्मक प्रकृति के प्रश्नों को रखा था, लेकिन यहां हमने सरल प्रश्नों को रखा है, क्योंकि ये जो श्रृंखला है आपकी सफलता की, श्रृंखला सफलता की 70 से 80% प्रश्न आपके सामान्य रहते हैं। आप उनको बचा ले जाइए मित्रों, तो सफलता निश्चित तय हो जाती है। इसीलिए हम आज इसी कड़ी में छोटे से प्रश्नों को लेकर के आए। यहाँ आपका आंसर हो गया इल्तुतमिश, यहाँ आपका आंसर हो गया इल्तुतमिश। ठीक, नेक्स्ट क्लास पर प्रश्न है आपका, कोतवाल के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, आज भी शहर में कोतवाल है, एक गाना भी गाया गया, सैया भय कोतवाल अब डर का है का। तो डर क्यों नहीं है कि कोतवाल आपकी सुरक्षा करेगा, कोतवाल आपका संरक्षण करेगा। तो खाली सैया का नहीं, पूरे राज्य की व्यवस्था का, शहर की व्यवस्था का। तो अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में कोतवाल एक पद था जो आज के सीओ सिटी के बराबर आप समझ सकते हैं। सीओ सिटी जो होता है वो उस समय के कोतवाल, आज भी शहर में कोतवाल है, लेकिन अब जो काम सीओ सिटी करता है वही काम उस समय कोतवाल करता था। तो ये कोतवाल का बात है, तो अपने आप आपको समझ में आ गया, शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल काम करता था शहरों में। और मुतसर्रिफ जो इसमें दिया आपका आंसर है, इसमें जो मुतसर्रिफ दिया है ये कारखानों का प्रमुख था, ये कारखानों के प्रमुख के रूप में था। और ये कारखानों के प्रमुख के साथ साथ कारखानों में आय व्यय जो होता था, जो व्यय होगा, जो आय होगी, उसकी व्यवस्था को देखता था। धार्मिक मामलों के प्रधान को अगर आप देखें तो सद्र सुदूर उसका था, सद्र सुदूर इसको बोलते थे, सद्र सुदूर बोलते थे। और इसको बोलते थे जहानदार, सल्तनत जहानदार, जहानदार, सरे जहानदार, इसको क्या बोलते थे, सरे जहानदार। देखिए, ये शब्दावलियों को हमने इसलिए रखा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं मित्रों, अगर आप मेडुअल एंशिएंट के प्रश्नों को देखेंगे तो विगत 4-5 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे एलटी ग्रेड की हो, चाहे दिल्ली की परीक्षा हुई, चाहे हरियाणा बोर्ड की परीक्षा हुई, चाहे एमपी की परीक्षा हुई हायर एजुकेशन की, इवन राजस्थान की परीक्षा हुई, उत्तराखंड की परीक्षा हुई, इन सब में इतिहास के प्रश्नों के पूछने की प्रकृति को चेंज कर दिया है। अब वहां सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का जब आप अध्ययन करते हैं तो एंशिएंट मेडुअल में शब्दावलियों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि किसी कालखंड में उन शब्दावलियों को कुछ कहा जाता है, दूसरे कालखंड में कुछ कहा जाता है। तो इसलिए शब्दावलियों में अर्थ में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को ध्यान में रखने के लिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में, डेमो में हम आपको इस तरीके की चीजों को रख रहे हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चालू हो रही है 15 जून के बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसमें रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट 60-62 प्रश्नों का इतिहास का कराया जाएगा, उसी तरीके से भूगोल का, उसी तरीके से पॉलिटिक्स का, उसी तरीके से आपका इकोनॉमिक्स का। और इस एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर हिंदी, कला, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथ की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। सबकी जो है एक निर्धारित समय पर भी नया बैच शुरू होने वाला है जल्द ही, उसकी भी हम आप लोग अनाउंसमेंट करेंगे, और सबका प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाला है। ठीक, आप इस परिवार से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, संपर्क करिए, एंट्री कर करके अपने विषयों में एडमिशन लीजिए। ऐसा न रहे कि का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली कहावत न हो पाए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपना। सल्तनत कालीन शब्दावली में नद्दाफ शब्द का है। देखिए, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और यह परीक्षा में प्रश्न 2 बार पूछा गया। एक बार पूछा गया यूपीएससी में और एक बार पूछा गया आपके हायर एजुकेशन में, मेडुअल मॉडर्न की प्रश्न में। नद्दाफी, नद्दाफी का मतलब होता है रुई धुनने वाले बुनकरों के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह अरबी भाषा का शब्द है नद्दाफ, रुई धुनने वाले बुनकरों के लिए शब्द। देखिए, यहाँ पे हमने शब्दों को रखा है कि ऐसी ऐसी शब्दावलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अच्छे किस्म के चावल के लिए सल्तनत काल में मिलता है सुरसती, सुरसती शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छे किस्म, जैसे आज के भी चावल के ब्रांड को देखिए, अलग अलग चावल, धान की प्रजातियां अलग है,
जैसे आप कहते हैं दफ्तरी है, सुबई है, काला नमक है, ये अलग अलग चिंटू है, आजकल पिंटू मिंटू चिंटू कई नाम से धान आ गए हैं, तो चिंटू भी है, उसमें दफ्तरी भी है, सुबई भी है, काला नमक भी है, अलग अलग वैरायटीज के धान है। उसी तरीके से ये भी धान की प्रजातियां थी। तो सल्तनत काल में जो अच्छे किस्म के चावल थे, अच्छे किस्म के चावल जो दावतों में आप खाते हैं, विशेषकर मेहमान पे आने पे खाते हैं, उस चावल की विशेष नाम जाना जाता है जिसको कहते हैं सुरसती। जिसको क्या कहते हैं? सुरसती। सरस्वती नहीं बेटा, सुरसती। ठीक। नमक के लिए भी इसी तरीके से अलग से संकेत मिलता है। नमक के लिए लावण शब्द का प्रयोग मिलता है और भूमि की माप के लिए मशाहत शब्द का प्रयोग मिलता है। भूमि की माप के लिए मशाहत शब्द का प्रयोग मिलता है। देखिए, अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को अच्छे से समझ रहे हैं, लगातार प्रश्नों को देख रहे हैं, तो मैं बार बार जो हमारे डेमो की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम आर्थिक शब्दावलियों को, सामाजिक शब्दावलियों पर बल दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न के यहीं से आपसे बनते भी हैं और यहीं के प्रश्न आपको कठिन भी लगते हैं, क्योंकि शब्दावलियों का अंबार बना हुआ है। लेकिन मैं उन्हीं शब्दों को रख रहा हूं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है और जिनसे व्यवस्था में परिवर्तन दिख रहा है। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द को रख लिया, जिसे याद किसको आप करते हैं? जिसने इतिहास रचा हो, और वो इसी इतिहास को हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंगेज खां का मूल नाम। ये भी सिंपल प्रश्न है। कभी कभी देखिए, मेडुअल काल में जब आप आते हैं तो मध्यकालीन भारत में सल्तनत और मुगल को आप देखिए तो बहुत से राजवंश, बहुत से मुगल बादशाह, सल्तनत के सुल्तान ऐसे थे जिनका मूल नाम कुछ है और कुछ नाम से वो शासन करते हैं। ठीक। जैसे औरंगजेब, मूल नाम औरंगजेब, तो आलमगीर उसकी उपाधि है। उसी तरीके से रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो वो क्रम जो है जो पूछता है, तो आप देखिए 12 से 13 ऐसे जो है मेडुअल के शासक हुए हैं। प्रांतीय से लेकर के सेंट्रल तक के सभी शासकों में जो मूल नाम से अलग नाम से काम करते थे उनका प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बहमनी का अलाउद्दीन हसन गंगू, तो उसका मूल नाम गंग गांव था, उसका गंगू कहा जाता था, तो अलाउद्दीन बहमनी हसन हो गया। तो उस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो मैं इस प्रश्न को इसीलिए यहाँ पे रखा हूं कि आपको 12 से 13 जो इस तरीके के प्रश्न है और ये सरल प्रश्न माने जाते हैं, तो इन प्रश्नों को हम आप रखेंगे तो आपके साथ आसानी से 1 नंबर पूरे जीवन में कभी न कभी तो आपको मिलने हैं। चाहे इस परीक्षा में मिले, चाहे पीजीटी की परीक्षा में मिले, चाहे नेक्स्ट परीक्षा में मिले, लेकिन मिलना ही मिलना है। इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा था। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन है। चंगेज खान का मूल नाम क्या है? तेमुचिन। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दारा सिखो किस सूफी सिलसिले से? देखिए, हमने इस प्रश्न को रखा कि मेडुअल और मॉडर्न में अगर आप पढ़ते हैं तो भक्ति आंदोलन और सूफी, भक्ति और सूफी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा में ले लीजिए, एनीथिंग, किसी भी परीक्षा में ले लीजिए जहां ये सिलेबस में है, 1 से 2 प्रश्न हमेशा आता है। चाहे इवन आप प्यून की परीक्षा से लेकर के अभी डीएम साहब की परीक्षा का रिजल्ट आया है। महिलाओं के लिए विशेष जो है बधाई है इस चैनल के माध्यम से कि 3 लड़कियों ने टॉप किया, टॉप 3 रैंक थी। तो आप संघर्ष करिए तीनों में से। उसके बाद एक लड़की की कहानी हम देख रहे थे कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया था और वो लड़की अब डीएम बन के जाएगी उनके यहाँ। सोच लीजिए, तो संघर्ष का देखिए, ये कलयुग कोई किसी भी समय सफलता आपको तपस्या और त्याग से मिलती है, तपस्या त्याग संघर्ष से मिलती है। इसलिए आप प्रश्नों की प्रकृति को जैसे हम बता रहे हैं पढ़िए और मेहनत के साथ पढ़िए। तो ये जो पूछा गया है यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। देखिए 14 सूफी सिलसिले हैं और 14 सूफी सिलसिलों में 4 से 5 सूफी सिलसिले यहाँ प्रमुख हैं। उसमें जो 5 जो प्रमुख है उसमें चिश्ती है, सुहरावर्दी है, कादरी है, नक्शबंदी है। अगर आप प्रश्नों की प्रकृति को देखें, इन्हीं 4 से 10 प्रश्न अगर सूफी से आए तो 8 यहीं से आते हैं। तो हम सूफी सिलसिलों को जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां से कैसे प्रश्न बनते हैं इसका हमने संकेत करने के लिए किया। दारा शिकोह की सिल्क कादरी सिलसिले संबंध रखता था। दारा शिकोह औरंगजेब का लड़का था, उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित हुआ। इस तरीके की चीजों को हम आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कलंदर के नाम से। देखिए कलंदर मतलब होता है दानवीर, कलंदर का मतलब दानदाता, दानदाता होता है, दानवीर होता है। तो कलंदर कौन है? यहाँ बाबर को कलंदर कहा गया, यहाँ बाबर को कलंदर कहा गया। फिर ऐबक को भी कुरान याद करने के कारण कहा जाता है और कुछ इतिहासकार ऐबक को भी दानदाता कहते थे कि वो गुलाम होने के बाद भी जो भी उसके पास रहता था वो उसको दे देता था। भारतीय परंपरा में देखिए दधीच से बड़ा कोई दानदाता नहीं, कलंदर नहीं, कि उन्होंने तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण की ताहूत के साथ साथ अपनी हड्डियों के बने हुए औजारों को, हड्डियों को भी सर्वस्व किया। तो कलंदर मतलब दानदाता समझिए। तो बाबर क्या है, जब वो खानवा का युद्ध की बात हो रही थी तो उसके पहले उसने जो भी उसमें जिहाद की बात की और जो भी धन वन प्राप्त करता था, बाबर की असफलता के कारणों में ये भी एक कारण जुड़ा जाता है कि जो भी वो युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जो
अर्थ प्राप्त करता था उसको पूरे अपनी प्रजा में बांट देता था, इसलिए बाबर को कलंदर नाम से भी जाना जाता था। ठीक ऐसे भी प्रश्न आपको आते हैं उपाधियों से संबंधित। हमने आपको पहले ही बताया कि आज की प्रश्न श्रृंखला हम इतिहास के विषय में सरल प्रश्नों को कैसे गलत न करें या सरल प्रश्नों में पढ़ने का तरीका क्या होता क्या है, हम लोग टफ की तरफ देखते हैं, सरल को छोड़ देते हैं। इसीलिए संकेत जो है यहाँ सरल प्रश्नों को बचाने की रणनीति के लिए डेमो क्लास है। महजर का प्रारूप किसने दिया? देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल प्रश्न है, बहुत छोटा लिखा गया, लेकिन यह प्रश्न गलती हो सकती है आपसे पूछा क्या जा रहा है महजर। तो महजर जैसे ही आपको आएगा तुरंत आपको अकबर याद आने चाहिए, महजर जैसे याद आएगा तैसे अकबर याद आने चाहिए। तो महजर की घोषणा क्या थी भाई? महजर क्या था? धार्मिक लोगों को जो है सुनते थे, उसमें उद्घोष करते थे महजर। तो महजर क्या है? अकबर जो है एक दर इस्लाम में भी आपस में एकता नहीं थी, हर धर्मों में अलग अलग। तो कहा जाता है जब मोक्ष की बात करती है भारतीय परंपरा में, यहाँ भी जो है कयामत की बात हो रही है, जब सारी चीजें, तो वहां अकबर क्या करता था? सभी विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाता था और उसके बाद जब उसने समस्या देखा, तो इस्लाम में भी समस्या देखा, तो उसने एक प्रारूप तैयार किया सभी धर्मों की मूल बातों को, जिसमें समानताओं लेकर के एक बात, उसको महजर कहते थे। उसी महजर की जब बात हम करते हैं तो कह रहा है कि महजर का प्रारूप किसने तैयार किया? तो महजर का प्रारूप तैयार किया शेख मुबारक ने। शेख मुबारक के दो लड़के थे, एक का था नाम अबुल फजल और एक फैजी। ये अबुल फजल और फैजी, इन दो, फैजी ने भी इसमें मदद की थी। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रारूप किसने तैयार किया? फिर उसके बाद जब महजर को लागू करने की बात थी तो उस महजर पर हस्ताक्षर कितने किए? ये जो बाकी तीन नाम है, ये तीनों नामों ने उस पर हस्ताक्षर किया था, बाकी तीन नामों में इस पर हस्ताक्षर किया था, साथ में शेख मुबारक का भी हस्ताक्षर था। तो ये बहुत ही आसान के साथ टफ प्रश्न है और हमने इसीलिए संकेत किया कि एक प्रश्न में आपको 4-5 प्रश्न यहाँ दिख गए, एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न के साथ साथ यह भी हमने संकेत किया कि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आएंगे, खासकर मॉडर्न में ज्यादा आते हैं, कि कौन से प्रस्ताव में, ज्यादातर प्रस्ताव में हम गांधी को टिक मार देते हैं, गांधी ने दस्तखत जरूर किया होगा क्योंकि गांधी ही कांग्रेस ही गांधी थी। लेकिन बहुत से ऐसे प्रारूप बने जिसमें गांधी की भूमिका पर्दे के पीछे की थी और वहीं से प्रश्न बनते हैं, टफ बनते हैं। तो जो सामान्य पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो यह प्रश्न हमने इसी लिखा, अखदुल उल मुल्क काजुल जलालुद्दीन मुल्तानी, ये दोनों लोगों ने क्या किया था? इस पर हस्ताक्षर किया था। किस पर? महजर पर। साथ में शेख मुबारक ने। और प्रश्न क्या पूछा गया कि महजर का प्रारूप किसने तैयार किया? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुगल कालीन प्रशासन से संबंध है। देखिए प्रशासनिक चीजें, बार बार मैं संकेत कर रहा हूं कि प्रशासन की चीजों को पूछा जा रहा है, प्रशासनिक शब्दावलियों पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा का मोड और इतिहास पढ़ने का मोड ही चेंज हो गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है मनसब। देखिए ये सब जो है मनसब मुगल कालीन प्रशासनिक शब्द है। यह जो है भूमि व्यवस्था से संबंधित शब्द है। शिशमाहा, यह भी जो है भूमि व्यवस्था संबंधित प्रश्न है। ठीक, ये सब प्रशासनिक शब्दावली, लेकिन यहाँ मनसब, इन तीनों में से चुनना हो तो हम मनसब को लेंगे। कभी कभार आयोग ऐसा प्रश्न देखता है कि कौन इसमें से ज्यादा बेटर है। जैसे आपके लिए विवाह शादी के लिए जब लड़कियों की फोटो आती होगी या हो गई होगी शादी, तो आपका अवसर तो मिला ही होगा। अब तो जमाना फोटो वाला, वीडियो कॉल वाला हो गया है, व्हाट्सएप चैट हो रही है। तो उस जमाने में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये अवसर नहीं मिल पाता। तो व्हाट्सएप चैट, ये जब वीडियो आपके पास फोटो आती है तो आप तो पहले तो सरफरी तौर से उसकी योग्यता को देखते हैं, क्योंकि भाई जमाना है, हर मास्टर चाह रहा है कि मास्टराइन मिल जाए। इसीलिए आप लगे भी हैं, बहुत सी मास्टराइन भी यहाँ बनने के लिए लगी हुई है कि दो परानी खाएंगे, 2 जून की रोटी खाएंगे। कल रोटी दिवस मनाया भी गया था, आज साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। ठीक, यही बात करें। ये सारी प्रशासनिक शब्दावली, तो इन तीनों में से कौन उपयोगी? क्योंकि ये बाकी दो इसी के अंग है। मनसब मध्य एशिया से आया हुआ शब्द है। ये अकबर के समय की मनसब प्रथा शुरू हुई और इसमें जात शब्द होता है और सवार शब्द होता है। ठीक, ये सब चीजें हम डिटेल आपको बताएंगे। मनसब 3 प्रकार के थे, ये मनसबों की क्या उपयोगिता थी, ये सैन्य शासन में कैसे थे, वंशानुगत पद नहीं था, इस तमाम चीजों मनसब। और यही मनसब मुगल अर्थव्यवस्था का आधार भी बनी और यही मनसब मुगलों के विघटन का कारण भी बनी। इन सब चीजों की चर्चा विस्तृत क्लास में हम आपसे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका सुमेल का प्रश्न है। सुमेल वाले प्रश्नों में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि सुमेल कैसे करना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो आते हैं बहुत ही आसान होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट विजुअल होते हैं। यहां भी शब्दावलियां ही ज्यादा दी जाती हैं सुमेल वाले प्रश्नों में ही। सुमेल वाले प्रश्नों में जब हम बात करते हैं तो
एक विकल्प आगे चला गया है, इसमें फीडिंग में दिक्कत है, विकल्प चारों एक साथ आने चाहिए, विकल्प आगे चला है, हम आपको यही समझा देते हैं, विकल्प बताने की जरूरत ही नहीं, विकल्प आप मिला लीजिएगा। पैरा मूर तोजक, तोजक की बात, यहाँ मूर की जगह, यहाँ मूर की जगह पे मीर लिखा हुआ है, मीर तोजक। तोजक क्या होता है? उत्सवों का प्रबंध करता है। एक का दो मिला दीजिए। आतिश, आतिश मतलब बमबाजी संबंधित तोफखाना हो गया। फिर क्या? नाजिर बयूतात, बयूतात जो है शाही कारखानों के वित्तीय आय व्यय का हिसाब रखता था। तो बचा क्या? मुस्तौफी, मुस्तौफी मतलब लेखाकार। इस तरीके जो आर्थिक शब्दावलियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एलटी ग्रेड परीक्षा में अगर आप देखे होंगे तो बयूतात आया, हायर एजुकेशन में आप देखेंगे बयूतात आया, और माध्यमिक शिक्षा में बयूतात आया, लेकिन आंसर कहां निकला? तीनों विकल्पों में अलग अलग विकल्प दिया था। इस तरीके से आर्थिक शब्दावलियों को आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पेशवा ने सेना करते, इसमें आंसर आपका यही होगा, किसने सेना करते पद का सृजन। देखिए पूरे मेडुअल में आप जब पढ़ेंगे मुगलों के पतन की बात करेंगे तो मराठा और सिखों का महत्व बढ़ जाता है। सिख को हम मॉडर्न में भी ले पढ़ सकते हैं यहाँ, तो सिखों का उदय, मराठों का उदय। तो मराठों में एक तो है छत्रपतियों का इतिहास है, एक पेशवाओं का इतिहास है। तो छत्रपति शाहू ने एक नया पद सृजन किया था, सेना करते पद का सृजन छत्रपति शाहू ने। इसलिए ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम मराठों को अलग से पढ़ेंगे और पेशवाओं को अलग से पढ़ेंगे, शब्दावलियों को अलग से पढ़ेंगे, मराठा, पेशवा और चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेशवा के समय कुर्जा पट्टी। कुर्जा पट्टी देखिए इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ भी शब्द से लगाओ, इसका मतलब होता है आपातकालीन कर। कुर्जा पट्टी का मतलब आपातकालीन कर, और इसको बोलते हैं पोल पट्टी। इसको कहते हैं पोल पट्टी, जो युद्ध में लिया हुआ है इसको बोलते हैं पोल पट्टी। और इसको कहते हैं फितना, इसको कहते हैं फितना। और एक होता है खतना मुस्लिमों में, ये खतना नहीं है, फितना है। जब किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है, उस विवाद को सुलझाने के बाद जो परिणाम निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया को फितना। और ये जो होता है वतन जागीर, जिनका ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें उसको वतन जागीर में आता है। रामायण का अनुवाद है। रामायण का अनुवाद किसने किया? रामायण का अनुवाद बदायूं ने किया। देखिए मुगल काल में जब आए, अकबर से लेके सभी जमाने पर फारसी भाषा से भारतीय संस्कृत की किताबों का पंचतंत्र, इन सब का अनुवाद फारसी में, अरबी में किया गया। तो इस तरीके एक प्रश्न यहां से भी परीक्षा में आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आना। देखिए ये शब्दावलियों की ही बात मैं कर रहा हूं, सरल प्रश्न दिया। आना ये शाहजहां के समय का सिक्का है, बाकी हर समय के सिक्कों का अकबर में संसब, इलाही है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। निसार जहांगीर के समय का। विदेशी यात्रियों में कौन सा यात्री भारत में हीरो और हीरो की खदानों के रूप में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, खास करके हायर एजुकेशन में, और ऐसे प्रश्न बार बार छोटी परीक्षाओं में रख लिए जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ट्रेवनियर ने कहा कि भारत में हीरो और हीरो की खदानों का वर्णन किया, किसने? ट्रेवनियर ने। आईने अकबरी में संगीतकारों का वर्णन किया गया, कितने संगीतकारों का? तो आईने अकबरी में 36 संगीतकार हैं, 66 मनसब का वर्णन किया गया है, 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, और 15 जो है चित्रकारों का वर्णन है, और जो है 28 शिल्पकारों का वर्णन है, 28 शिल्पकारों का। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जा रहा है लगातार, इस तरीके के फैक्चुअल प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। मुगल काल में दीक्षा का दिन क्या? दीक्षा आज भी देखिए दीक्षांत समारोह होता है, एंशिएंट काल में भी होता था, आज भी हो रहा है। दीक्षा का मतलब जब आप शिक्षा को पूरी करते हैं तब आपकी दीक्षा होती है। तो रविवार अकबर का जन्मदिन था, और इसका अकबर का जो है जन्मदिन के साथ साथ राजारोहण भी था, तो हम दीक्षा जो रविवार को मनाते हैं। बुधवार को न्याय का दिवस मनाया जाता है मुगल काल में। तो शेरशाह के समय 1 रुपया बराबर था 64 दाम के बराबर, 1 रुपया जो बराबर था 64 दाम का। मित्रों आज की क्लास हमने शॉर्ट रखी, छोटी रखी, कम व्याख्या किया, क्योंकि आज का प्रश्न हमने सरल रखा था। हमने बताया था कि सरल प्रश्नों की श्रृंखला भी एक लेके आएंगे, कि परीक्षा में सरल प्रश्नों का भी बड़ा महत्व होता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के मॉडर्न प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जिसमें मिश्रण प्रकृति के प्रश्न रहेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।